पाठ 8 मशीनी मानव। पाठ प्रवेश। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए मशीनी मानव को बनाया। ये मशीनी मानव बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। इनसे जैसा काम करवाया जाता है ये वैसा ही करते हैं। ये बिजली और तेल के अतिरिक्त कुछ नहीं लेते। कल्पना करो यदि पृथ्वी पर केवल मशीनी मानव ही बचे रहें तो क्या होगा? क्या ऐसे संसार में आप रहना पसंद करेंगे? पाठ उद्देश्य। प्रकृति का महत्व बताना, विज्ञान का सदुपयोग करने की प्रेरणा देना, विज्ञान के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, प्राकृतिक जीवन शैली को प्रोत्साहन देना। लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज्यादा तेजी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया। वह यह कि मशीनी मानव विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और न जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गईं। जगह जगह टेलीफोन किए गए। रेडियो और टेलीविजन से घोषणाएं की गईं। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया। पर मशीनी विचारक एक बार जो 4 मंजिले से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। नहीं यह पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर आखिर वह चला कहाँ गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज्यादा तेजी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। वह वहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी न होती अगर बीच समुद्र के एक टापू में एक माहीगीर की उससे मुलाकात न हो जाती। वह माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ पाता उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सब के सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थीं। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों की जगह कुदालियां थीं और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हों। इसी तरह रुई धुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ, पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। हाथ पैरों से
उनके लपटें निकलती थीं और आंखें जलते अंगारों की सी थीं। माहीगीर पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर जब उनमें से किसी ने न तो उसकी तरफ देखा और न ही उससे कुछ कहा, तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा। पर उसे न तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों, और न ही कोई एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा, तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और कहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझकर भी जिस किसी तरह अपना पेट भर ले। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा, तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला गढ़ रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी थीं, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया ईजाद कर ली है। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई किसी चीज के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरों से अलग, अकेले और आजाद। यहाँ न किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। माहीगीर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? विचारक इस बात पर और भी हंसा, बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाने और कपड़ों के बिना जी ही न सकें। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। उसने माहीगीर की बात थाम ली और पल भर में ही वे वहाँ से काफी दूर एक खुले मैदान में पहुँच गए। वहाँ आकर माहीगीर की आंखें फटी सी रह गईं। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें? यह इतनी बड़ी जनसंख्या मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया के कामकाज संभाल लेंगे। उसके बाद रोटी, पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। माहीगीर का पहले ही भूख के मारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुश्क हो गया। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयले के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। तब दुनिया में न आज की तरह रोना धोना रहेगा, न चीखना चिल्लाना। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे, बस। माहीगीर ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अपने बच्चे का ध्यान हो आया। खुश्क गले से उसने पूछ लिया, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे? विचारक बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे तो खुश होंगे। माहीगीर के मन में अचानक एक बात आई, जिसे सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा,
तुम्हारे इन आदमियों के तो बच्चे नहीं होंगे? नहीं, विचारक ने सिर हिलाया। इन्हें बच्चों अच्छों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुलार प्यार जैसी चीजों के लिए न इनके पास वक्त होगा और न ही उनसे इनका कोई वास्ता रहेगा। ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे। माहीगीर को इस बात से इतनी खुशी हुई कि वह ठहाके लगाकर हंस दिया। हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। हा। उसे डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा, पर एक बार उसने घूमकर पीछे देखा तो विचारक ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा था। माहीगीर ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली और उसे तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। जब वह काफी आगे निकल आया तो अचानक तेज आग की लपटों ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि पीछे सारा टापू धू धू करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियां लिए पागलों की तरह टापू में चारों तरफ आग लगा रहा था, वह खुद विचारक ही था। मोहन राकेश। लेखक परिचय। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में MA की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन कार्य भी किया। वे कुछ वर्षों तक सारिका के संपादक भी रहे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां, कहानी संग्रह, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, उपन्यास, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, नाटक, परिवेश, निबंध संग्रह। 3 जनवरी 1972 को उनका निधन हो गया था।